सी टेट डे 11th में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसएसटी सी टेट पेपर 2 की 11वीं श्रृंखला, जिसमें हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाते हैं। तो अब तक हमने बहुत सारी चीजें क्लियर कर ली है और अब यहाँ से हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा की, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्राकृतिक तौर पर से प्राप्त जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इसके परमाणु के केंद्रक में जितनी ऊर्जा होती है उसको हम एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा कहते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट देशों की, जहाँ पे बड़ी संख्या में हम किसका यूज करते हैं, एटॉमिक एनर्जी का यूज करते हैं। तो वो देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है यूएसए और दूसरा महाद्वीप यूरोप है। बात करें आगे की तो भारत में राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे आपको यूरेनियम के बड़े बड़े निक्षेप देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे अगले पॉइंट और यहाँ बात करेंगे थोरियम की। तो ये जो थोरियम है इसके विशाल मात्रा आपको कहाँ दिखेंगे? जो केरला राज्य है उसके मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ। भारत में स्थित जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में क्या है? कलपक्कम है। महाराष्ट्र का तारापुर, राजस्थान का कोटा, इसके अलावा राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरेला हो गया, कर्नाटका में कैगा हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण भारत में एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स हैं। बढ़ेंगे ताप ऊर्जा यानी कि हीट की तरफ, जो कहाँ से मिलती है? हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है। उसको हम भूतापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी में अंदर चलते जाएंगे तापमान बढ़ेगा और इससे क्या होगा? तापमान यानी कि भूतापीय ऊर्जा में वृद्धि होगी। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको सिंपल भाषा में अमेरिका कहते हैं। ये भूतापीय यानी कि थर्मल एनर्जी का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया और मध्य अमेरिका। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7 की तरफ। भारत में जो भूतापीय ऊर्जा है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये आपको हिमाचल प्रदेश में, मणिकर्ण और लद्दाख में जो पूगा घाटी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ज्वारीय यानी कि टाइडल एनर्जी कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। बात करें एरिया की तो रशिया हो गया, फ्रांस हो गया और भारत में जो ये कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे आपको ज्वारीय मिल क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे आगे की तरफ जहाँ पे हम बात करेंगे बायोगैस की। तो जो जैविक अपशिष्ट हैं जैसे कि मरे हुए पौधे, जंतु, इसके जो बचे वाले जो मतलब पार्ट हैं, पशु का गोबर हो गया, हमारे रसोई के छिलके हो गए, इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? गैसीय ईंधन में हम इसको बदल सकते हैं और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? बायोगैस के नाम से जानते हैं। और ये एक तरीके का रीन्यूएबल रिसोर्स है। बढ़ेंगे आगे की तरफ पॉइंट नंबर 10 की तरफ। तो ये खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का बेस्ट इंजन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का भी उत्पादन होता है। तो ना ये सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी देता है, इसके अलावा ये क्या करता है? खाद का भी यहाँ से उत्पादन होता है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट। तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद यानी कि पौधों से फिनिश्ड गुड्स की तरफ बढ़ने में हमें 3 प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है प्राइमरी, जिसको कहते हैं प्राथमिक क्रिया, दूसरा है सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक क्रिया, और तीसरा है हमारा सर्विस सेक्टर या जिसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 की तरफ और यहाँ बात करेंगे, डायग्राम में देख सकते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है।
इसके 3 पार्ट हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें खेती करना, पशुपालन दिखाया गया है। सेकेंडरी जिसमें इंडस्ट्री दिखाई गई है, और टर्शरी जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया यानी कि प्राइमरी सेक्टर, इसमें वो सभी चीजों को शामिल किया गया है जिससे क्या होता है, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, निष्कर्षण, कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके कुछ उदाहरण हैं। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 13 की तरफ, जिसमें हम सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करेंगे, द्वितीयक, जो कि क्या है, ये संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। बढ़ेंगे आगे की तरफ और हम बात करेंगे यहाँ पे तृतीयक क्रिया यानी कि सर्विस सेक्टर की, सेवा क्षेत्र की, टर्शरी की। तो क्या करती हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक को सपोर्ट करती हैं सेवा देके, उसको हम तृतीयक क्रियाएं कहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, यातायात, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, विज्ञापन हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं, तृतीयक क्रियाओं के। तो जो कृषि है वो एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन इसमें शामिल है। बात करें भारत में, तो भारत में 2/3 जनसंख्या ऐसी है जो अभी भी खेती पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। बात करेंगे आगे की अनुकूल स्थलकृति यानी कि स्थल की आकृति, प्लेन है, पठार है, पहाड़ है, या जो भी है, मिट्टी, जलवायु, ये क्या है, कृषि क्रियाकलाप के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। और जिन भूमि पे फसलें उगाई जाती है उन जमीनों को हम कृषिगत भूमि के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 की तरफ। तो भौगोलिक दशाओं जैसे उत्पाद की मांग हो गया, श्रम हो गया, के आधार पे हमने खेती को 2 पार्ट में बांटा है। पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। तो क्या है इनके बीच में डिफरेंस, अभी हम जानेंगे और बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 17 की तरफ। निर्वाह, नाम से पता चल रहा है निर्वाह कर रहे हैं, यानी कि अपना पालन पोषण कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अपना पोषण कर रहे हैं, उसको हम निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। यानी कि जो अपना और अपने परिवार की नीड को फुलफिल करने के लिए किया जाता है वो क्या है, निर्वाह कृषि है। बात करें गहन कृषि यानी कि इंटेंसिव की, तो छोटे से एरिया में एक छोटे छोटे नॉर्मल औजारों के साथ ज्यादा मेहनत से खेती करना, उसको हम क्या कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। एक साल में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती है एक ही जमीन पे, और चावल जो है वो मुख्य फसल होती है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 19 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे आदिम निर्वाह कृषि। इसमें दोनों इंक्लूड है, स्थानांतरी भी यानी कि घूमना भी, और चलवासी पशुचारण भी किसके अंदर आता है, आदिम निर्वाह कृषि के ही प्रकार है। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 20 की तरफ। तो जो स्थानांतरी कृषि है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको अमेज़न बेसिन के सघन एरिया में, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। इसके अलावा भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है। वृक्षों को सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें वृक्षों को काटा जाता है, डायग्राम में देख सकते हैं, इसको जला के भूखंड को साफ कर दिया जाता है और उसके बाद राख मिलाया जाता है। बात करें फसल की, तो यहाँ पे मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी चीजों को उगाया जाता है, और भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वो जो जमीन है उसको ऐसे ही छोड़ दी जाती है, और फिर ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे जगह पे जाके रहने लग जाते हैं। बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो स्थानांतरित कृषि को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न यानी कि कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। काटो और जलाओ। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे हम झूम खेती यानी कि स्थानांतरित कृषि या फिर जिसको हम स्लैश एंड बर्न कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। झूमिंग कहा जाता है इसको उत्तर पूर्वी भारत में, मैक्सिको में इसको हम मिल्पा के नाम से जानते हैं, ब्राजील में इसको हम रोका कहते हैं, जबकि मलेशिया में इसको लदांग के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर
23 की तरफ, जिसमें हम चलवाशी पशुचारण के बारे में पढ़ेंगे। तो यह अर्ध शुष्क यानी कि सेमी एरिड और शुष्क एकदम ड्राई प्रदेशों में पाई जाती है। भारत में बात करें तो राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इसके अलावा इस प्रकार की जो कृषि है उसमें जो पशुचारक हैं अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी के लिए भी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। और ये अपने साथ कौन कौन से जानवर घुमाते हैं, बेसिकली इनके साथ भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां, ये सब आपको मिलेंगे। बात करेंगे कृषि के प्रकार की, तो वाणिज्यिक कृषि को हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कमर्शियल, वाणिज्यिक। इसमें फसल का उत्पादन और पशुपालन, विक्रय यानी कि बेचने के पर्पज से हम इसमें खेती करते हैं। अब बेचना है मुझे तो मैं क्या करूंगी, एक बड़ी सी जमीन खरीदूंगी, ज्यादा पूंजी लगाऊंगी, लोग लगाऊंगी, ज्यादा लोगों से मेहनत करवाऊंगी। तो इसको हम वाणिज्यिक कृषि यानी कि कमर्शियल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। बात करें फसल की, तो इसमें ज्यादातर से गेहूं, मक्का, चावल हो गया, ये उगाई जाती है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान जो है वो वाणिज्यिक अनाज कृषि के बहुत ही फेमस क्षेत्र हैं। पॉइंट नंबर 26 को देखेंगे, मिश्रित कृषि यानी कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, भूमि का यूज जो है वो भोजन और चारे की फसल को उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। बात करें कहाँ कहाँ होता है, तो यूरोप हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और दक्षिणी अफ्रीका में आपको इस तरह की खेती देखने को मिलेगी। बढ़ाएंगे अगले पॉइंट नंबर 27 की तरफ, रोपण कृषि। ये भी क्या है, वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। और रोपण कृषि में आपको कौन कौन सी फसल देखने को मिलेंगी, तो चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू, रबड़, केला, कपास, ये सब आपको रोपण कृषि में देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो जो रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। देश की बात करूं तो मलेशिया हो गया, इसमें रबड़, ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय कुछ इसके उदाहरण हैं। मलेशिया में क्या पाया जाता है, मलेशिया में आपको रबड़ देखने को मिलेगा। बात करूं ब्राजील की, तो ब्राजील में आपको कॉफी देखने को मिलेगी। वहीं बात करूं इंडिया और श्रीलंका की, तो यहाँ आपको सबका फेवरेट चाय देखने को मिलेगा। और ये सभी के सभी रोपण कृषि के ही उदाहरण हैं। बढ़ेंगे, कुछ हम मुख्य इंपॉर्टेंट फसलों की बात करेंगे और सबसे पहले चावल को देखेंगे। तो ये जो विश्व की सबसे मेन फसल है, ये कब उगाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में आपको देखने को मिलती है। बात करेंगे टेम्परेचर की, तो इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वर्षा भी अच्छी खासी होनी चाहिए। और बात करूं इसके मिट्टी की, तो आपको जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। ये बेस्ट मानी जाती है किसके लिए, चावल की खेती के लिए। बात करूं कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा चावल उगाता है, तो सबसे पहले नंबर पे चाइना आता है, उसके बाद अपना भारत देश महान, उसके बाद आपको श्रीलंका और मिस्र देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 30 की तरफ और बात करेंगे गेहूं यानी कि वीट की। तो ये क्या है, वर्धन काल में यानी कि बोते टाइम मीडियम टेम्परेचर और वर्षा और काटते टाइम तेज धूप की नीड होती है। इसके अलावा ये दोमट मिट्टी में होता है। और बात करें कि कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये वो राज्य है देश हैं जहाँ पे आपको बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन देखने को मिलेगा। और भारत में बात करें तो भारत में ये कौन सी फसल है, रबी फसल है, यानी कि आपको विंटर में देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे अगले पॉइंट जहां पे हम बात करेंगे मिलेट की, जो कि मोटा अनाज है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2023 जो है इसको हमने क्या घोषित किया था, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया था।
ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कम उपजाऊ होते हैं और बलुई मिट्टी में पाए जाते हैं। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, ये भारत में उगाए जाते हैं। वही बात करें देश की तो नाइजीरिया हो गया, चाइना हो गया, वो इसके टॉप प्रोड्यूसर में काउंट होते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 32 की तरफ, जिसमें हम मेज यानी कि मक्के की बात करेंगे। तो इसमें आपको मीडियम टेम्परेचर, वर्षा और ज्यादा धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुउपवाहित उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। बात करें कहाँ कहाँ होता है, तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पे आपको मक्के की खेती होते हुए दिखेगी। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 33 की, तो कपास, जहाँ पे हम बात करेंगे कॉटन की, डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कपास की खेती हो रही है। तो यहाँ के लिए आपको वेरी हाई टेम्परेचर, इसके अलावा हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन, तेज चमकीली धूप की नीड होती है। बात करें कैसी मिट्टी चाहिए इसके लिए, तो ब्लैक सॉइल जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, इस तरह की मिट्टी आपके लिए कॉटन की खेती के लिए बेस्ट है। और मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, जिसमें चावल की फसल भी अच्छी होती है, ऐसी मिट्टी चाहिए। बात करें प्रोड्यूसर की, तो इसका जो टॉप प्रोड्यूसर है वो अपना तो नहीं, खैर अपना पड़ोसी देश चीन है। इसके अलावा यूएसए हो गया, इंडिया हो गया। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 34 की, जहां पे हम बात करेंगे जूट यानी कि पटसन की। इसको हम गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए भी कौन सी मिट्टी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी ही होनी चाहिए। तो चाहे आप चावल उगा लो, या फिर आप ये पटसन उगा लो, या फिर आप कॉटन यानी कि रुई उगा लो, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? जलोढ़ मिट्टी ही होनी चाहिए। इसके अलावा पटसन यानी कि जूट के लिए हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा वर्षा और आर्द्र जलवायु की नीड होती है। कहाँ उगाया जाता है? तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। बात करें देश की, तो अपना देश भारत और अपना शेख हसीना का देश बांग्लादेश में क्या उगाया जाता है? कॉटन बड़े पैमाने पे उगाया जाता है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, जहाँ पे हम बात करेंगे कॉफी की। बाबा बुदान की पहाड़ी का नाम याद आता है हमें इससे। जो कॉफी है इसके लिए हमें हॉट क्लाइमेट और एरिड क्लाइमेट चाहिए। और मिट्टी कौन सी चाहिए? दोमट मिट्टी। तो आपको याद रखना है गेहूं के लिए भी हमें दोमट मिट्टी ही चाहिए थी। इसके अलावा कॉफी के लिए भी हमें यही मिट्टी चाहिए है। बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय वाला ढाल जो है वो बेस्ट होता है। ठीक है। बात करें देश की, तो ब्राजील जो है ये कॉफी का सबसे एकदम टॉप प्रोड्यूसर है। इसके अलावा कोलंबिया हो गया, और भारत में भी क्या होती है? इसकी खेती आपको देखने को मिलेगी। कर्नाटका वगैरह के साइड चले जाओ, वहां पे आपको बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। बात करेंगे सबके फेवरेट, दिन की शुरुआत चाय के साथ। तो बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय पदार्थ है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर हाई रेन की जरूरत होती है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एरिया की, तो असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे आपको चाय की खेती बड़ी मात्रा में होती हुई दिखेगी। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट की। जो कृषि का विकास है वो बढ़ती जनसंख्या को पूरा करने के लिए, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मतलब इफेक्ट डाल रहे हैं कि हमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा खेती मिले। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या भी कर रही है, क्या कर रही है? दिन पे दिन वृद्धि कर रही है। अब कृषि के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकारी कृषि अधिकारियों से सलाह देती है, ऋण लोन देती है और सहकारी समिति की भी स्थापना करती है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, तो खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी, ये तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्ति क्या हो? कार्यशील हो, क्रियाशील नहीं, कार्यशील हो, और स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुरक्षा उनके पास उपलब्ध हो। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 40 की तरफ,
तो बात करेंगे यहाँ पे इंडस्ट्री यानी कि उद्योग की। अब तक हमने पहले जो हमारा पहला वाला स्टेज था प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें खेती आती है उसको हमने डील किया। ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि उद्योग इंडस्ट्री है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उद्योग का जो संबंध है वो आर्थिक गतिविधि से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से है। अब यहाँ पे क्या होता है, वस्तुओं का आपको उत्पादन देखने को मिलेगा, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित आपको चीजें देखने को मिलेंगी। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 41 की तरफ। जो कच्चा माल है वो कच्चे माल के उपयोग के आधार पे उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित होता है। यानी कि बात करें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की, तो अगर हमने उसका कच्चा माल कृषि से लिया है, एग्रीकल्चर से लिया है, खेती करके ली है, तो उसको हम कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। अगर हमने खनिजों का उपयोग किया है तो हम उसको मिनरल्स बेस्ड कहेंगे। अगर हमने समुद्र से चीजें ली है जैसे मछली हो गया, मछली का तेल हो गया, तो उसको हम सी बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। और चौथा हो गया अगर हमने फॉरेस्ट का यूज किया हो किसी जंगल में लकड़ी का या किसी भी चीज का, तो उसको हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। बात करें कृषि आधारित यानी कि एग्रो बेस्ड की, तो इसमें वनस्पति और जंतु दोनों ही शामिल हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल हो गया, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चमड़ा उद्योग हो गया, ये कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए कच्चा माल कहाँ से आ रहा है? कृषि से ही आ रहा है। बढ़ेंगे पॉइंट नेक्स्ट की तरफ। तो जो खनिज आधारित उद्योग हैं वो क्या है? प्राथमिक उद्योग हैं जो कि क्या करते हैं? कच्चे माल के रूप में हम क्या करते हैं? खनिजों का उपयोग करते हैं। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ बात करेंगे हम समुद्र, यानी कि समुद्र से क्या क्या लेते हैं हम। तो समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल यानी कि मछली का तेल, ये कुछ इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगी। बात करेंगे फॉरेस्ट की, तो यहाँ से क्या लेते हैं हम? लुगदी हो गया, कागज हो गया, औषधि हो गया, रसायन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये किसके? भवन निर्माण हो गया। ये वनों से संबंधित उद्योग हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो उद्योग को साइज के बेस्ड पे हमने इसको दो प्रकार से बांटा है। पहला है लघु आकार यानी कि छोटा, स्मॉल इंडस्ट्री, और दूसरा है बृहत यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमने इसको बांटा है। बढ़ेंगे पॉइंट नेक्स्ट की तरफ। 47 नंबर पॉइंट। जो कुटीर हैं या फिर घरेलू उद्योग हैं, ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें जितना भी काम होता है वो सब हाथ से होता है। जैसे कि टोकरी बुनाई हो गया, हाथ से किया जाता है, मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है, और बाकी जो हाथ से बनी चीजें हैं ये सब कुटीर उद्योग के ही उदाहरण हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो बड़े पैमाने यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री ये क्या करती है? इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा पैसा लगा है। इसके अलावा ये बड़े पैमाने पे वस्तुओं का उत्पादन भी करते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय यानी कि हाई क्लासिफाइड होती हैं। एग्जाम्पल के लिए रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग, ये क्या है? लघु पैमाने के उद्योग है। जबकि ऑटोमोबाइल हो गया, भारी मशीनों का उत्पादन, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के उदाहरण हैं। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 49 की तरफ। तो ओनरशिप के बेस्ड पे, स्वामित्व के बेस पे, यानी कि इसका मालिक कौन है, इसके बेस्ड पे हमने इसको भी डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र, दूसरा है राज्य स्वामित्व जिसको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक, और थर्ड है हमारा संयुक्त क्षेत्र यानी कि जॉइंट सेक्टर। बढ़ेंगे आज के आखिरी पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 50 कहता है हमसे जो सार्वजनिक क्षेत्र है यानी कि जो पब्लिक एरियाज है, इसका स्वामित्व किसके हाथ में है? अब मान लो इसमें हर कोई जा सकता है, हर कोई इसमें अपना इंटरफेयर कर सकता है, तो इसका फिर कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? सरकार के हाथ में। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL हो गया, सेल हो गया यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसके उदाहरण हैं? ये आपको सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के उदाहरण हैं।
इसी के साथ आज के टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट से जुड़ी आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।